नमस्कार दोस्तों, नोटबुक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स। आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा मुनीश कपूर को। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 अक्टूबर 2023 को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट के रूप में मुनीश कपूर की नियुक्ति की घोषणा की है। अपनी घरेलू भूमिकाओं के अलावा श्री कपूर ने 2012 से 2015 तक आईएमएफ में कार्यकारी निर्देशक के सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। आइए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जनरल प्रोविजन फंड जीपीएफ कितने फीसदी की दर से ब्याज दिया जाएगा? तो दोस्तों ये दिया जाएगा 7.1% की दर से। दोस्तों वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अधिसूचना जारी करके बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए जीपीएफ के सब्सक्राइबर के लिए ब्याज दरों को 7.1% बरकरार रखा गया है। दोस्तों जनरल प्रोविजन फंड और अन्य मिलते जुलते फंड्स के लिए 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक के लिए ब्याज दर 7.1% प्रभावी रहेगी। साथ दोस्तों आपको बता दें यह लगातार 16वीं तिमाही है जिसमें जीपीएफ ब्याज दर सेम रखी गई है। आइए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। सितंबर में यूरोप को भारत का डीजल निर्यात में अगस्त के मुकाबले लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों ये हुई है कुल 47% की। दोस्तों वोटेक्सा द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में यह वृद्धि 57% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ और भी प्रभावशाली है। साथ दोस्तों बता दें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और नयारा एनर्जी लिमिटेड जैसी कंपनियों ने सितंबर में यूरोप को डीजल निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा लिया है। वहीं दोस्तों बता दें आपको दुनिया का सबसे बड़ा डीजल निर्यातक देश कौन सा है? तो यह है यूएसए। साथ ही दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे है रसिया। आइए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। सीडीआरआई की रिपोर्ट के मुताबिक प्राकृतिक आपदा और जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया में हर साल औसतन कितनी क्षति हो रही है? तो दोस्तों ये हो रही है 301 से 330 अरब अमेरिकी डॉलर की। दोस्तों कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की द्विवार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक प्राकृतिक आपदा और जलवायु परिवर्तन की वजह से मौजूदा समय में मूल अवसंरचना क्षेत्र को दुनिया में हर साल औसतन 301 से 330 अरब अमेरिकी डॉलर की क्षति हो रही है। दोस्तों बता दें प्राकृतिक घटनाओं में जिस तरह से एकाएक बदलाव आए हैं वह जलवायु परिवर्तन का ही एक परिणाम है। तूफानों की बढ़ती हुई संख्या, भूकंपों की आवृत्ति बढ़ना, नदियों में बाढ़ का विकराल स्वरूप, इस तरह की घटनाएं पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई हैं जिसका सीधा असर जीवन और जीवित रहने के माध्यमों पर पड़ रहा है। उसी के कारण ये क्षति 301 से 330 अरब अमेरिकी डॉलर तक हो जाती है हर साल। आइए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। लोनक ग्लेशियर लेक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है उत्तरी सिक्किम के मंगन जिले में। दोस्तों ये चर्चा में क्यों है? दोस्तों समुद्र तल से लगभग 5,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दक्षिण लोहनक झील में अचानक अति प्रवाह से बाढ़ उत्पन्न हुई है। दोस्तों बता दें वैज्ञानिकों ने पहले ही दक्षिण लोहनक झील के विस्तार के बारे में चिंता जताई थी जो कि धीरे धीरे अपने सिर पर बर्फ पिघलने के कारण बढ़ रही थी। और दोस्तों बर्फ से ढकी इस जगह में पैदा हुए हिमस्खलन के कारण झील का लगभग आधा हिस्सा खाली हो गया है। दोस्तों इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि झील अपने आकार से दोगुने आकार में बढ़ गई थी जिसके कारण अचानक से हिमस्खलन होने से उसका बढ़ा हुआ हिस्सा अचानक से प्रभावित हो गया है और जिसकी वजह से सिक्किम बहुत बड़ी बाढ़ के चपेट में आ गया है। आइए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। एशियाई खेलों में 4x400 मीटर रिले में गोल्ड किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है भारत की पुरुष टीम ने। भारतीय पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम ने यहाँ एशियाई खेलों में इतिहास रचते हुए जकार्ता में 1962 के संस्करण के बाद पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। यानी दोस्तों इस खेल से पहले
4 गुणा 400 मीटर में जो स्वर्ण पदक जीता गया था वो जीता था 1962 में जकार्ता में। दोस्तों इस टीम में कौन कौन शामिल थे? तो वो थे मोहम्मद अनस याहिया, अमोद जैकब, मोहम्मद अजमल वारियर थोड़ी और राजेश रमेश। आइए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। किस कंपनी ने अपने पेय पदार्थ के लिए पुनर्नवीनीकरण पीईटी बोतलों को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये क्या है? कोका कोला इंडिया ने। दोस्तों बता दें ये बोतलें 250 मिलीमीटर और 750 मिलीमीटर के पैक आकार में उपलब्ध हैं और इन्हें देश के विभिन्न बाजारों में वितरित करने के लिए तैयार किया गया है। नई पेश की गई पुनर्नवीनीकरण पीईटी बोतलों को खाद्य ग्रेड पुनर्नवीनीकरण पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट का उपयोग करके निर्मित किया जाएगा। और दोस्तों ये ऐसा पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। आइए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। एशियन गेम्स 2023 में पुरुष की भाला फेंक फाइनल में गोल्ड किसने हासिल किया है? तो दोस्तों ये किया गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा। दोस्तों भारत ने एशियाई गेम्स 2023 में पुरुषों की भाला फेंक फाइनल में गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किया है। दोस्तों नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर के थ्रो के साथ एशियन गेम्स 2023 का गोल्ड मेडल जीता। वहीं भारत के किशोर जैना ने इसमें रजत पदक हासिल किया है। दोस्तों आपको बता दें भारत ने एशियन गेम्स की लगभग 2 बार मेज़बानी की है। पहला एशियन गेम्स जो कि 1951 में हुआ था और साथ में दूसरा एशियन गेम्स जो भारत में मेज़बानी की थी वो था 1982 का। आइए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया है? तो दोस्तों ये किया गया है सचिन तेंदुलकर को। साथ ही देखते हैं दोस्तों सचिन तेंदुलकर के कुछ रिकॉर्ड्स। सचिन तेंदुलकर ने 19 साल की उम्र में अपना पहला वर्ल्ड कप खेला था। वर्ल्ड कप में 2000 से ज़्यादा रन बनाने वाले सचिन एकमात्र बल्लेबाज हैं। एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 663 रन बनाने का रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के ही नाम है। दोस्तों सचिन ने 6 बार वनडे विश्व कप में भाग लिया है। पहला वर्ल्ड कप खेला गया था 1992 में सचिन के द्वारा और उनका आखिरी वर्ल्ड कप था 2011 का वर्ल्ड कप जिसमें भारतीय टीम ने दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता था। आइए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। कौन से लेन देन को दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता के दायरे से बाहर रखा गया है? तो दोस्तों यह है विमान के इंजन, एयर फ्रेम और हेलीकॉप्टर से जुड़े लेन देन को। दोस्तों आईबीसी की धारा 14 में इसे संशोधित किया गया है। ये धारा क्या है? तो दोस्तों ये धारा है किसी कंपनी को दिवाला समाधान प्रक्रिया में शामिल करते समय अधिस्थगन जारी करने के लिए निर्णय प्राधिकारी की शक्ति से संबंधित है। दोस्तों आईबीसी दबाव वाली संपत्तियों का समयबद्ध और बाजार से जुड़ा समाधान प्रदान करती है। आइए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। दोस्तों इस नई पहल के तहत शुरुआत में 5 बैंकिंग सर्विसेज दी जाएंगी जिसमें कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, फंड ट्रांसफ़र, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेट उपलब्ध कराई जाएंगी। आइए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। नई दिल्ली में PATA ट्रैवल मार्ट 2023 का उद्घाटन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों बता दें पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन यानी PATA ट्रैवल मार्ट 2023 का 46वां संस्करण नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित शानदार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर IEECC में आयोजित किया जा रहा है। मार्ट का आयोजन 4 से 6 अक्टूबर तक चलने वाला है जिसमें दुनिया भर के पर्यटन पेशेवरों और व्यावसायिक हितधारक एक साथ नजर आने वाले हैं। दोस्तों बात करें पर्यटन मंत्री कौन है तो वो है श्री जी किशन रेड्डी। आइए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में चौथे EMRS राष्ट्रीय संस्करण और साहित्य उत्सव एवं कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों ये किया गया है अर्जुन मुंडा के द्वारा।
दोस्तों एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS सांस्कृतिक उत्सव आदिवासी छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छिपी प्रतिभा दिखाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। इस वर्ष यह 4 दिवसीय कार्यक्रम में 22 राज्यों के 2000 से अधिक आदिवासी छात्र प्रदर्शन करने वाले हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। HAL ने हाल ही में वायुसेना को कौन सा हल्का लड़ाकू विमान सौंपा है? तो दोस्तों ये सौंपा गया है LCA तेजस। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को 4 अक्टूबर को बेंगलुरु में 2 सीटों वाले इस विमान को सौंपा है। दोस्तों बता दें तेजस भारतीय हल्का लड़ाकू विमान अपने वर्ग का सबसे छोटा, सबसे हल्का बहुउद्देशीय पैरादौनिक लड़ाकू विमान है। आइए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है तमिल लेखक अंबाई को। दोस्तों बता दें 2021 में अंबाई को ए रेड नेक्ड ग्रीन बर्ड नामक लघु कथाओं के उल्लेखनीय संग्रह के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी मिल चुका है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।